Please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone, please confirm in the chat box. Beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब मामला एकदम परफेक्ट है. ऑडियो वीडियो इज क्लियर. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल बेटा? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही पढ़ाई, कैसी चल रही प्रिपरेशन? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? मैं भी एकदम ठीक हूँ बेटा. आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू ऑल आर गुड. आप सभी लोग भी ठीक हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. कल से हम लोगों ने अपने इस प्यारे से सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था जिसका नाम है सर्वेइंग. ठीक है. सौरभ कह रहे हैं ओके ओके. क्या प्रिपरेशन ओके ओके चल रही है? ओके ओके से काम नहीं चलेगा. हाँ, ओके ओके से काम नहीं चलेगा. बहुत हेल्दी, बहुत खतरनाक कंपटीशन है. तो एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो कंपटीशन का लेवल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हो चुका है. तो अब समय की मांग क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन को भी, आप अपनी तैयारी को भी खतरनाक लेवल पे लेके जाएं. ओके ओके से काम नहीं चलेगा भाई. समझ रहे हो? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है तो आपको प्रिपरेशन का लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा. और प्रिपरेशन का लेवल कैसे इंक्रीज हो सकता है ये सभी को पता है. आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि हम अपनी प्रिपरेशन को इंक्रीज कैसे करें लेवल को. इस ईयर ईएससी में सीट कम है यार. देखो, सीट कम ज़्यादा होती रहती है. सीट कम होंगी ज़्यादा होंगी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. अगर मैं बोल रहा हूँ 50 सीट हैं तो 50 सीट, 50 लोग तो सेलेक्ट होंगे ना. क्यों सुरेंद्र भाई? वो 50 लोग जो सेलेक्ट होंगे वो क्या दूसरे दुनिया से आए होंगे? मान लो फॉर एग्जाम्पल 50 सीट है तो ये तो गारंटी है कि 50 लोग सेलेक्ट होंगे. और वो 50 लोग भी हमारे और आपके बीच के ही तो होंगे. वो भी तैयारी कर रहे होंगे, वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, वो भी रिवीजन कर रहे होंगे, वो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. ऐसा थोड़ा कि उन 50 लोगों को यूपीएससी ने पहले ही लिख के भेज दिया है कि आपका सिलेक्शन फाइनल है, बस आप आ जाइए पेपर में. ऐसा तो नहीं है ना. सबके लिए सिचुएशन सेम है. तो कोशिश करो कि उन 50 में आप अपनी एक सीट को ले पाओ. बात सिर्फ इतनी सी है. बस इतनी सी बात है. समझ गए? तो भैया प्रिपरेशन का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा. और जिन एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना मेरे भाई, ये छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं है. जिंदगियां बदल जाती हैं. इन एग्ज़ाम में अगर आप सक्सेस होगे तो यकीन मानो मेरी इस बात का, पता नहीं आप फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, केवल आपकी नहीं, आपकी कई जनरेशन की लाइफ चेंज हो जाती है. समझ रहे हो? तो जो आज तुम्हें लोग पहचानते भी नहीं है, आज जो तुम्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, आज जो तुम्हारा ढंग से इंट्रोडक्शन भी नहीं देते हैं, कहीं निकाल दोगे यूपीएससी का एग्ज़ाम ना, दूर दूर के अगल बगल के गांव वाले बताएंगे वो मेरे भैया हैं. तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा तुम कितने लोगों के भैया बन चुके होगे. तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कौन कौन से तुम्हारे नए रिलेटिव एक साथ जन्म ले लेंगे. ठीक है. तुम्हारा सोशल स्टेटस जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है अभी. हाँ. तो भैया ये सब अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी यार. ये सब अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी.
और ऐसे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगे। हो सकता है तुमने भी ऐसा किया हो, हाँ, कि कोई भैया हैं जान पहचान के, दूर दराज के, नहीं जानते थे पहले, जब तैयारी कर रहे थे तब नाम भी नहीं जानते थे, सिलेक्शन निकल गया तो बता देते कहीं चार दोस्तों के बीच में, अरे पता है जो इस समय वहां पोस्टेड हो हमारे भैया हैं, ले हो। हाँ, करते हो कि नहीं करते हो? तो उसके लिए कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है, सबका होता है, मशीन तो है नहीं हम लोग, वी ऑल आर ह्यूमन, जज्बात हैं, हालात हैं, उसके हिसाब से माइंडसेट बदलता रहता है, उसी को तो कंट्रोल करना है, उसी को तो कंट्रोल करना है। अब मेरे पास भी ऑप्शन है, शाम को उठा मैं, हाँ कि चलो भाई क्लास लेते, क्लास की प्रिपरेशन हो गई, अब कोई फ्रेंड बोल रहा है यार चलो मूवी देख के आते, बहुत दिन से कहीं गए नहीं, मौसम बहुत अच्छा है, चलो घूम के आते, कुछ खा पी के आते हैं, 50 ऑप्शन है। हाँ, मम्मी तैयार बैठी है, अभी पूछ दो कहीं आज खाली है, आज क्लास नहीं है, तो पूरी लिस्ट बता देंगे, चलो आज ये यहाँ यहाँ हो आते हैं, वहाँ हो आते हैं, बहुत दिन से पेंडिंग है। बट ये आपका सिलेक्शन होगा, ये आपकी चॉइस होगी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मुझे लगा अभी बाकी सब कामों से इम्पोर्टेंट है क्लास अटेंड करना, क्लास करना, क्लास में डिस्कशन करना, तो हम और आप साथ में, यस और नो। तो कभी भी लाइफ में कोई, कभी भी, ये तो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी तैयारी चल रहा है इसलिए पता नहीं क्यों लाइफ में इतना हौच पौच चल रहा है। लाइफ जब तक आपकी है, जब तक आप लाइफ में हो ना, सब ऐसे ही चलेगा, सब ऐसे ही चलेगा। इवन अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लग रहा है चीजें बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करने में, जब आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ोगे, ठीक है, जब आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं यार अभी वाली सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पहले सब सॉर्टेड था, पहले सब मैनेजेबल था, और ऐसे ही करते करते लाइफ निकल जाएगी। हाँ, यही लाइफ है। जब आप फिफ्थ क्लास में थे तो आप बड़े परेशान होते थे पेपर में, फिर आप जब टेंथ में पहुंचे तो आपको लगा नहीं यार फिफ्थ वाले एग्जाम में तो हम फालतू ही परेशान हो रहे थे, असली परेशानी तो गुरु अब है टेंथ में, बोर्ड में। जब टेंथ निकल गया तो पता चला नहीं नहीं यार असली खेल तो ट्वेल्थ में है, असली खेल तो इंजीनियरिंग में है। तो ये चीजें चलती रहेंगी, इसके लिए यूज टू हो जाओ। बिल्कुल, लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो तुम करोगे क्या, ये बताओ ना, तुम्हारा काम क्या है फिर, तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है? सब कुछ तुम एक बार बस थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है। जस्ट इमेजिन, टेक 2 मिनट टाइम टू इमेजिन दिस सिचुएशन कि लाइफ में आपके एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, क्या करोगे तुम? हाँ, जो भी तुम्हारी परफेक्ट की डेफिनीशन है, जो भी तुम्हारे परफेक्ट की डेफिनीशन है, पूरी लाइफ तुम्हारे इर्द गिर्द चारों तरफ की सिचुएशन एकदम परफेक्ट है। हाँ, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तो लाइफ का मजा ही इसी में है कि आपके सामने चैलेंजेस आते रहते हैं, आप उन चैलेंजेस को फेस करते हैं, ओवरकम करते हैं, जीतते हैं और अपनी नजरों में हीरो बनते हैं। यही तो लाइफ है कि हाँ भाई मैंने चैलेंज ओवरकम किया अच्छे से, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, कुछ लोग आपसे इंस्पायर हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर ले जाते हैं। आपको पता नहीं होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं इससे दुनिया में बदलाव आएगा। आप केवल अपना ही काम करते हो, आप केवल अपना ही काम करते हो ईमानदारी से कि हम ये ऐसा कर रहे हैं, अब उससे चार लोग इंस्पायर भी हो जाते हैं, वो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर जाते हैं, उन चार से कोई और चार इंस्पायर हो जाते हैं। यही लाइफ है, समझ रहे हो? तो यार बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत शिद्दत से मेहनत करो, एक्सक्यूज मत दो, समझ रहे हो? फालतू के एक्सक्यूजेस से दूर रहो, और अपनी सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। ये तैयारी आप किसके लिए कर रहे हैं? ये तैयारी आप अपने लिए कर रहे हैं, ये आपका अपना डिसीजन है, आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, ये आपकी चॉइस है।
समझ रहे हो? और कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कोई इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, 2 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे और अच्छी बात है। तो आप पहले ये इस बात को महसूस करो इस लेवल पे कि भाई ये हमने डिसाइड किया है, अब इसमें सक्सेस मिलेगी, अब इसमें फेलियर मिलेगा, वो सक्सेस फेलियर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम केवल ये तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना कि ये मेरा डिसीजन है, उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए दिल से एफर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग के शुरू में जॉब वॉब लग गई, पेपर वेपर निकल गए, ठीक है। चलो तुम्हें एक रियल एग्जांपल बताते हैं। तुम लोग को एग्जांपल ही समझ में आते तो एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है, जब जस्ट कंप्लीट किया, एग्जाम वगैरह दिए, पहले तो यही था कि तैयारी करनी है, तैयारी करके एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालेंगे लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। पहला बेसिक प्लान यही था लाइफ का, ठीक है। तैयारी कर, जब तैयारी स्टार्ट की, प्रिपरेशन स्टार्ट की एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि यार चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, हमने तो इस लेवल पे चीजों को समझा ही नहीं था, ठीक है। जब पढ़ा तो किसी को बताया तो पढ़ाने में और अच्छा लगने लगा। हाँ, कि कोई एक साथ का ही दोस्त है फॉर एग्जांपल, तैयारी के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसने डिस्कस किया, उस पर डिस्कशन किया, तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन आया। समझ ही नहीं आया कौन सी फीलिंग है ये, बस जो भी थी अच्छी थी। हाँ, कि किसी को कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, उसको समझ में आ गया, तो एक बड़ा अच्छा सा सेटिस्फेक्शन टाइप का मेरा लाइफ में। पैसे वैसे उसके थोड़ा मिलते थे, तुमसे तुम्हारा दोस्त कोई सवाल पूछेगा तो क्या पैसे चार्ज करोगे यार? क्यों? मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बोला भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम्हें पता है, तुमने वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करके बता दिया, उसका कंसेप्ट बता दिया, तो इस बात का कोई पैसा थोड़ा चार्ज करोगे। तो ऐसा कोई मॉनेटरी जो था वो मोटिवेशन नहीं था, बट एक फीलिंग आई कि हाँ यार कुछ अलग सा फील हो रहा है, अलग सा महसूस हो रहा है। और आप कभी भी ध्यान देना, आपको जब आप किसी को कोई चीज समझाते हो ना, तो आपको लगता है कि यस मैं अपना बात आप तक पहुंचा पाए, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। पता हमें बहुत कुछ होता है, कई बार हम अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कई बार हम लोग अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, स्पेशली इंटरव्यूज के केस में। तो इससे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यार मैंने अपनी बात को रखा और सामने वाले ने उस बात को एक्सेप्ट भी किया और समझा भी। तो एक टाइम आया जब डिसाइड करना था लाइफ में, टाइम आया जब डिसाइड करना था कि अब ये रास्ता ए या दूसरा रास्ता बी। पहला रास्ता था कि जो जॉब है उनमें निकल जाते हैं, जिनके लिए सच में बड़ी मेहनत करी थी। और दूसरा ये जो नया रास्ता बीच में इस तैयारी के दौरान बन गया, जो पता ही नहीं चला कब बन गया, कैसे बन गया, वो था टीचिंग का रास्ता। वो था टीचिंग का रास्ता, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब इसमें जब मैंने अपने फैमिली में बात डिस्कस करी कि अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि अब क्या करा जाए, जॉब में जाया जाए जो एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, या फिर टीचिंग ही कंटिन्यू करें, टीचिंग में मजा आ रहा है। तो अब इतने बड़े डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेगा, आप ही बताओ। इतना बड़ा आपका डिसीजन जो पूरी लाइफ को अफेक्ट करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि ठीक है अच्छा मैं बोल रहा हूं तुम ये करो। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने केवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि यार भाई मेरे हिसाब से तुम्हें ये करना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में तुम्हारे ये एडवांटेज हैं और ये डिसएडवांटेज हैं। दूसरे बता देंगे कि भाई ये एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज हैं। बट एट द एंड हु विल डिसाइड दैट इज योर कॉल। ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। करा डिसाइड साहब कि नहीं, इसी फील्ड में रहेंगे, टीचिंग में ही रहेंगे, इसी में अच्छा करेंगे, इसी में बेहतर करेंगे। तो ऐसा थोड़ा कि आप डिसाइड कर लेते हो तो सब लाइफ में एकदम पूरी जहां धरती, जहां सब इंतजार, यूनिवर्स वेट कर रहा था कि बस आप डिसाइड करो। हाँ, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना।
तो जब आप कोई चीज डिसाइड करते हैं, आप कोई डिसीजन लेते हो, तो उसमें 50 तरीके के चैलेंजेस भी आते हैं। और जब चैलेंजेस आते हैं तो फिर वो लोग जिनको जिनको लगता है कि आपने डिसीजन गलत ले लिया, वो लोग मजे भी ले लेते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। या इंटेंशनली वो मजे नहीं ले रहे, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि भाई अभी मेरा प्लान सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो लोग मजे ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि उस समय आपने ये डिसीजन लिया होता है, तो आप उस फील्ड में बेहतर करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हो यार। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसका कोई रूल नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता है। कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे आप। 24/7 ऐसे इस माइंडसेट में रहते हो कि नहीं नहीं, मुझे लाइफ में अच्छा करना है, करना है, करना है, करना है। तो ये जादू पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, चीजें फिर काम करने लगती हैं। फिर आपको उस फील्ड में, जिस भी फील्ड को आपने, जिस भी डिसीजन को आपने लिया, उससे रिलेटेड पॉजिटिव लोग मिलने लगेंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी, और धीमे धीमे चीजें एकदम से बदल जाएंगी। क्योंकि और आप इस शिद्दत से, आप इस डेडिकेशन से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे होते हो, क्योंकि आपका डिसीजन है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अभी तो लाइफ में शुरुआत है ना, अभी तैयारी हो रही है। सर कंपटीशन ज्यादा है, ये वो है, ये सब कोई सुनेगा नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हो जाएगा तो 50 नए रिश्तेदार बन जाएंगे, ये गारंटी है मिनिमम। अगर लाइफ में कुछ अच्छा एग्जाम निकाल लोगे, तो 50 मिनिमम नए रिश्तेदार, नए रिलेशन, नए रिलेटिव बन जाएंगे, ये गारंटी है। नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो इतना एक्सटर्नल प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं। अपना काम करो और अपना एग्जाम निकालो और उस पर मेहनत करो। ठीक है? तो चीजों को प्रायोरिटाइज करो, जो अभी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अभी आप स्किप कर सकते हो उनको स्किप करो, उन सब कामों को, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। ज्यादा से ज्यादा टाइम जो लगेगा वो केवल पढ़ाई पे लगेगा और प्रिपरेशन पे लगेगा, ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है भाई? ठीक है, आगे बातचीत करें। कहने का तात्पर्य यह है कि हर जगह आपसे, हाँ, इन एवरी फील्ड देयर इज ए चांस, देयर इज। अब बच्चे मुझसे पूछते, सर ट्रांसपोर्टेशन से एमटेक कर लेंगे, जियो टेक्निकल से कर लेंगे, किसका स्कोप ज्यादा? अबे स्कोप तो दोनों का है। तुम अपना बताओ, तुम कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जितने भी स्पेशलाइजेशन है, सबका स्कोप है ना भाई। हर फील्ड में लोग अच्छा कर रहे हैं ना, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ। सर हमने सुना स्ट्रक्चर का बड़ा स्कोप है, रिएक्शन निकालना ढंग से आ नहीं रहा है। स्ट्रक्चर का स्कोप है, उससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? सवाल ये है कि चलो मान लिया स्ट्रक्चर का बहुत स्कोप है, तो ऐसा थोड़ा है कि अगर आप उस फील्ड में बेहतर नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो भी आपको घर से ले जाएंगे, नहीं नहीं चलिए स्कोप है इसलिए आपकी जॉब लगी जा रही है। हैं? तो हर फील्ड में स्कोप है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई? चलें आगे बातचीत करें। ठीक है, अरे एक एग्जांपल दिया, वो कह रहा मैं तो ट्रांसपोर्टेशन लूंगा एमटेक, कुछ भी लो, सब में स्कोप है। जिसमें अच्छे से मेहनत करोगे उसमें स्कोप बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार जल्दी से कल के डिस्कशन को रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है पीटर, बता दूंगा, अभी सुनना ध्यान से। पीटर ध्यान से सुनना। अभी देखो, तो कल हम लोगों ने सबसे पहले बातचीत करी थी फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में, कि सर्वेइंग क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग, उसके बारे में डिस्कशन किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव था कि सर अल्टीमेटली मैं प्लान और मैप बनाना चाहता हूं। प्लान या मैप बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनकी रिलेटिव पोजीशन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। उनके रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ तरीके के मेजरमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट हो सकते हैं, वो मेजरमेंट एंगुलर मेजरमेंट हो सकते हैं। आज देखेंगे आज की क्लास में कैसे लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट की हेल्प से
आप किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर प्लान क्या होता है और मैप क्या होता है। तो जब कभी भी कोई भी एग्जिस्टिंग फीचर है, जैसे पीटर तुम्हारा कॉलेज है, मान लो तुम्हारा कॉलेज आज से 20 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुआ है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आज से 20 साल पहले तुम्हारा कॉलेज बना है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो आज वहां पर बहुत सारे बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड, सब कुछ है, सारे फीचर्स हैं। तो अब जब तुम उस ग्राउंड, अपने कॉलेज की डिटेल को पेपर में रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ द सर्टन मेजरमेंट, तो तुम बोलोगे कि अब मैं कॉलेज का मैप प्रिपेयर कर रहा हूं। तो मैप का बेसिक काम क्या है कि ग्राउंड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप पेपर की हेल्प से। ग्राउंड के जो फीचर्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पेपर की हेल्प से। अगर आपने अपने कॉलेज का प्रॉपर मैप बनाया है तो मैं कॉलेज की सारी डिटेल को समझ सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दैट मैप ऑफ द कॉलेज ऑल्सो। यस और नो? लेकिन आज से 20 साल पहले जब वो कॉलेज बना नहीं होगा, उसके पहले जब कोई ना कोई वहां पे फॉर एग्जांपल खाली जगह थी, तो तुम्हारा कॉलेज कैसे बनेगा, कहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक होगा, कहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, कहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होगा, कहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, कहाँ पर ग्राउंड होगा, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड ऑन द पेपर बिफोर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। तो जितनी भी जगह, जैसी भी जगह अवेलेबल थी, उसके हिसाब से आपने अपने फीचर्स को प्लान किया था ऑन द पेपर। दैट पेपर विल बी कंसीडर एज द प्लान। और उसी प्लानिंग के आधार पे, उसी प्लानिंग के बेसिस पे लेटर फिर आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करी, और आज आपको कॉलेज देखने को मिल रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल में क्या देख पा रहे हैं, एक में हम ग्राउंड से की इंफॉर्मेशन को पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक में जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसको पेपर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको टेक्निकली डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लान और मैप। दोनों ही केस में, दोनों ही केस में आपको पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, और जब कभी भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने की बात होगी तो उसके लिए हमें मेजरमेंट करने पड़ेंगे। अभी क्लियर है भाई? अगला टॉपिक हम लोगों ने देखा था डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग को हम लोगों ने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया था। Based on the accuracy, based on the utility, we have divided the surveying in the as plain surveying and geodetic surveying। और अगला डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, जहां पर आपने क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। क्लासिफिकेशन किया था कि हमारे सर्वेइंग का पर्पस क्या है। क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ द सर्वेइंग यूज। और क्लासिफिकेशन किया था कि सर्वे हम कहां पर कर रहे हैं, लैंड सर्वे, मरीन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। और अगला डिस्कशन हम लोगों ने किया था ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। तो पहला था प्लानिंग, दूसरा था फील्ड मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन, अगला था डेटा की प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन ऑफ द मैप, या इसी को बोल सकते हैं ऑफिस वर्क, और लास्ट में था सेटिंग आउट वर्क, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यस, तो ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो चैप्टर नंबर 1 में अगर हम लोग बात करें तो आज ये टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बट बिफोर दैट एक टॉपिक हमारा रह गया था, दैट वाज द 5th नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। याद है सभी को? तो ये फंडामेंटल चैप्टर का ही टॉपिक है जिसके बारे में पहले अभी हम लोग बात करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। कल का डिस्कशन रिकॉल हो गया भाई सभी को? आगे बातचीत स्टार्ट करी जाए। तो आते हैं फिर डिस्कशन में और यहाँ पर बातचीत स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देखो, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। सर्वेइंग के सिद्धांत क्या है? देखो, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना एक बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम जिस भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं वो पोजीशन हम एक्यूरेटली डिफाइन कर रहे हैं, वो पोजीशन हम करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं, यस और नो। अब जैसे मैं बोलूं भाई यहाँ प्लेस ए, ये मान लो प्लेस ए है कानपुर, और ये दूसरा प्लेस बी है मान लो दिल्ली। अब मैं पूछूं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ठीक है,
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस या करेक्ट डिस्टेंस तो तभी बता पाएंगे ना जब आपके पास ये ए और बी पॉइंट वेल डिफाइंड हो। अब मैं बोलूं ए मेरे को नहीं पता कहाँ है, बी मेरे को नहीं पता है कहाँ है, जब दो पॉइंट ही फिक्स नहीं है तो उनके बीच की डिस्टेंस को आप करेक्टली कैसे बता पाएंगे? सवाल ये है भाई। तो अब अगर मैं पूछूं भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो इसके हजारों इन्फिनिटी आंसर आ सकते हैं। कोई बोलेगा सर एक लगभग लगभग 428 किलोमीटर है, कोई बोलेगा सर 430 किलोमीटर है, कोई बोलेगा सर 450 किलोमीटर है। ये सब मेजरमेंट ही तो आप दे रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके बीच का जो मेजरमेंट है, जो डिस्टेंस है, हमें उनको करेक्टली डिफाइन करना है। तो जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डिफाइन कर लिया, एरर है फिर भी डिफाइन कर दिया। अगर आप एरर के साथ किसी पॉइंट को डिफाइन करेंगे और जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसी डेटा के बेसिस पे तो कल को हम प्लान बनाएंगे, उसी डेटा के बेसिस पे तो कल हम लोग अपना आगे का कंस्ट्रक्शन प्लान करेंगे। तो अगर आपने बिगिनिंग में ही एरर कर दी, कहने का मतलब ये, अगर आपके पास गलत डेटा है तो गलत डेटा की हेल्प से सही प्लान कैसे बना लोगे? गलत डेटा की हेल्प से सही प्लान कैसे बना लोगे? यस और नो, सही मैप कैसे बना लोगे? और अगर प्लान और मैप ही गलत हो गया, पहला स्टेप ही गलत हो गया किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, तो आगे तो चीजें और खराब हो जाएंगी ना। तो भैया एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, हमें किसी पॉइंट को करेक्टली डिफाइन करना है। मतलब हम मेजरमेंट के लिए जो भी तरीके यूज कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसमें गलतियां कम से कम हो या फिर ना हो। यही तो चाहते हो। आइडियली तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मेजरमेंट में किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो, बट आपको भी पता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जहां पर भी ह्यूमन प्रोसेस इन्वॉल्व है तो देयर में बी सर्टेन चांसेस ऑफ द एरर। यस। तो चलो, अगर गलतियां हो भी रही हैं तो गलतियां अगर मिनिमम होंगी तो हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्वेइंग में आप मैक्सिमम एक्यूरेसी को अचीव कर पाएं, इसके लिए कुछ बताए गए हैं सिद्धांत। फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्वेइंग। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोई भी सर्वे हो, चाहे वो आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पज हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड हो, इन एनी टाइप ऑफ द सर्वेइंग, अगर आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो वहां पर आपके चांसेस ऑफ एरर जो है मेजरमेंट में, वो कम हो जाएंगे। जानना चाहोगे क्या सिद्धांत हैं? जानना चाहोगे क्या सिद्धांत हैं? जानना चाहोगे क्या सिद्धांत हैं? यस और नो? बिल्कुल, अगर जानना चाहोगे तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए, तो देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। पहला प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अभी देखो समझाता हूं इसको, ध्यान देना। एक एग्जाम में दिया रहता है एक प्रिंसिपल, ये भी वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल सर्वेइंग का प्रिंसिपल नहीं है। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर हमें तो ना अभी होल टू पार्ट समझ में आया, ना पार्ट टू होल समझ में आया। ये दोनों चीजें समझने में हम अभी सक्षम नहीं है। चलो देखो, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ग्राउंड है, मैंने आपसे बोला भाई इस ग्राउंड का सर्वे करो, मतलब आपको कुछ मेजरमेंट्स परफॉर्म करने हैं। ये कोई मैंने आपको जगह बता दी, मैंने कहा भाई इनकी डायमेंशंस वगैरह मेजर करो, लेट से हमें एरिया निकालना है।
तो अब देखो, एक तरीका यह है कि जो एरिया आपको सर्वे करने के लिए दिया गया है, तो पहले मैं बात करता हूं पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, कि बोलता है कि जब कभी भी आपको किसी भी एरिया का सर्वे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस पूरे एरिया को डिफाइन करिए एज अ होल एरिया। सबसे पहली अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम लोग जिस एरिया का भी सर्वे करना है, जितना भी बड़ा एरिया है, हम पहले उस एरिया को डिफाइन कर दें। अब अगर आपको इस जगह को डिफाइन करना है पूरा एज अ होल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये 4 पॉइंट ले लीजिए। अगर मैं किसी भी एक फिक्स पॉइंट एक्स के रेफरेंस में, यह आपका मान लो रेफरेंस है, किसी एक रेफरेंस से इन चारों पॉइंट ए बी सी और डी को डिफाइन कर दूं, अगर मैं इन किसी एक रेफरेंस की हेल्प से इन चारों पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर दूं, तो क्या अब मैं बोल सकता हूं कि आई हैव डिफाइंड दिस एरिया एज अ होल? अभी मैंने ए और बी का मेजरमेंट नहीं किया है, अभी मैंने ए और डी का मेजरमेंट नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ इसके बाउंड्री के मेन स्टेशंस को, इनको बोलते हैं मेन स्टेशन, कुछ ऐसे फिक्स पॉइंट को मैंने डिफाइन कर दिया है, रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर दिया है, जिनसे अब मैं इस गिवन एरिया को डिफाइन कर सकता हूं, जिनसे अब मैं इस गिवन एरिया को डिफाइन कर सकता हूं। पॉइंट क्लियर है बेटा? पॉइंट क्लियर है? तो पहला, अब क्योंकि मान लो ये बहुत लार्ज एरिया है, तो एक ही मेजरमेंट में, एक ही बार में इस पूरे एरिया को सर्वे कर पाना अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन डिवाइड दिस इंटायर एरिया इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, कि भाई ये पार्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, एंड सो ऑन। और अब हम क्या कर सकते हैं कि एक एक पार्ट का सर्वे करके, फर्स्ट पार्ट का सर्वे हो गया, फिर अगले सेकंड पार्ट का मेजरमेंट कर लिया, फिर थर्ड पार्ट का मेजरमेंट कर लिया, एंड सो ऑन इन दिस वे, इन छोटे छोटे पार्ट्स का सर्वे करके क्या हम पूरे एरिया की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, आपने क्या करा, पहले पूरे एरिया को डिफाइन किया है, उसके बाद उस एरिया को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे एरिया को कवर किया है। ये जो मैंने सर्वेइंग का आपको तरीका बताया, इसी को बोलते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। फर्स्ट वी हैव डिफाइंड द इंटायर एरिया एज अ होल, then we have divided the area into the small small part, and we have covered the entire area by covering all the small elementary part। बताओ, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्लियर है कि नहीं? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्लियर है कि नहीं? सर्वेइंग करने का सही तरीका यही है। अब अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, अगर आप इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा जरा ये भी समझ लो। बेटा, इससे फायदा ये होगा कि भैया मान लो फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है L1, ये डिस्टेंस है L2, ये डिस्टेंस है L3, ये डिस्टेंस है L4। अगर एज ए चेक मैं बोलूं मेरे लाल, तो क्या मैं बोल सकता हूं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 जो होगा, वो एट द लास्ट इज शुड बी इक्वल टू AD? बोलो भाई, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 जो होगा, वी कैन चेक आवर मेजरमेंट एंड एट द एंड इट शुड बी इक्वल टू AD। मतलब जब हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं किस बात का, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर का। ये पहला पार्ट आपने सर्वे किया, सर्वे खत्म हो गया, अब आप अगले पार्ट का सर्वे करेंगे, तो जब आप दूसरे पार्ट का सर्वे कर रहे हैं, तो पहले पार्ट में जो भी एरर हैं वो दूसरे मेजरमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। मानते हो कि नहीं? दूसरा पार्ट आपने कवर कर लिया, अब आप थर्ड पार्ट का सर्वे करेंगे, तो पहले पार्ट में अगर कोई गलती हुई है,
दूसरे पार्ट में अगर कोई गलती हुई है वो तीसरे मेजरमेंट्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एडवांटेज होता है कि जब आप वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके बेसिस पे हम एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज। सर अब मैं जानना चाहता हूं ये वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल क्या होता है। चलिए साहब इसी बात को आगे ले चलते हैं। मैंने फिर से बोला आपको कि ये सर्वे करना है, इस एरिया का सर्वे करना है। आप समझो पार्ट टू होल होता क्या और दिक्कत क्या है। अब आपने बोला कि एक काम करते, क्यों फालतू में इस पूरे एरिया को डिफाइन करना। इस पूरे एरिया को हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, हम इस एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और हम डिवाइड करते हैं इस एरिया को। हमने एक पार्ट को डिफाइन कर दिया। नाउ वी हैव नॉट डिफाइंड द एंटायर एरिया दैट टू बी सर्वेड। हमने एक पार्ट को डिफाइन कर दिया, फिर अगले पार्ट को डिफाइन कर दिया, एक पार्ट को डिफाइन करने के बाद अगले पार्ट को डिफाइन कर दिया, फिर अगले पार्ट को डिफाइन कर दिया, और इस तरीके से डिफाइन कर करके पूरे एरिया को कवर कर लिया। इस तरीके से डिफाइन कर करके हमने पूरे एरिया को कवर कर लिया। सर सर्वे तो अभी भी हो गया। नहीं भैया, अब जो सर्वे किया है आपने वो क्या है, पार्ट टू होल। पहले आपने एक पार्ट को डिफाइन किया है और उसके बाद उसकी हेल्प से पूरे एरिया को कवर किया है। कैसे चेक करोगे तुमने जो मेजरमेंट किए हैं वो सही हैं कि नहीं। मान लो जब आप इस एरिया को डिफाइन कर रहे थे तब आपसे कोई गलती हो गई है। अब वो जो गलती हो गई है वो अगले मेजरमेंट में पता ही नहीं चलेगी आपको। अगर हमारा रेफरेंस गलत हो जाएगा तो मेजरमेंट सही कैसे हो सकता है। अगर हमने किसी भी वजह से रेफरेंस को ही गलत डिफाइन कर दिया है तो उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट करेक्ट कैसे हो जाएंगे। यस, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। पिछले मेजरमेंट की जो भी एरर हैं वो नेक्स्ट मेजरमेंट को भी क्या करती चली जाएंगी, अफेक्ट करती चली जाएंगी। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज अ प्रिंसिपल, बट वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल इज नॉट अ प्रिंसिपल। ये पहला प्रिंसिपल है। बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बोलो। बात समझ में आ गई कि नहीं। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। अगर हाँ तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। इफ द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। अगला प्रिंसिपल क्या है जरा ध्यान से समझना। अगला प्रिंसिपल सर्वेइंग का बोलता है टू डिफाइन एनी पॉइंट, टेक एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। टेक एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। और किसी किसी बुक में यही सेम बात आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। टू डिफाइन एनी पॉइंट, टू डिफाइन एनी पॉइंट टेक एट लीस्ट टू रेफरेंस पॉइंट। टेक एट लीस्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब ये क्या है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। किसी बुक में इस तरीके से लिखा मिलेगा ये प्रिंसिपल और किसी बुक में इस तरीके से लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। और दोनों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। दोनों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई पॉइंट है P, इसकी पोजीशन को डिफाइन करो। ये कोई एक पॉइंट P है, इसकी पोजीशन को डिफाइन करो। कर सकते हो डिफाइन?
कैन यू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट? डिफाइन कर सकते हैं, बट सर तब डिफाइन कर पाएंगे जब आप मुझे इसका रेफरेंस बता देंगे। अगर मुझे इसका रेफरेंस पता होगा तो डेफिनेटली आई कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। तो मैंने क्या बोला? बिल्कुल। तो इन्होंने बोला कि अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्टली डिफाइन करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 पॉइंट का रेफरेंस लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस पी पॉइंट को ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाह रहा हूं, ए इज योर रेफरेंस पॉइंट, ए इज योर रेफरेंस पॉइंट, तो देखो क्या प्रॉब्लम है। अब अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूं और मान लो मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूं, ये डिस्टेंस मेजर कर लेता हूं कि सर ये ए पी पॉइंट जो है वो ए पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे है, डिफाइन कर दिया, यस और नो? मैंने बोला पी पॉइंट जो है वो ए पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे है। क्या मैं ए पी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर पा रहा हूं ए के रिस्पेक्ट में? हाँ, कर पा रहा हूं। बट भैया ये जो आपने पॉइंट पी को डिफाइन किया है ये एक्यूरेट नहीं किया है। एक्यूरेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर मैं एग्जांपल के लिए इसको एक सेंटर मान लूं और इस L1 को एक रेडियस मान लूं और यहां पर एक सर्कल बना दूं, यहां पर एक सर्कल बना दूं, इस सर्कल का कोई भी पॉइंट आप लोगे ना, उसकी ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? उसकी ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? तो ऐसे तो इन्फिनिटी पॉइंट है मेरे लाल। पी पॉइंट से, सॉरी ए कौन सा था, हाँ, ए पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे तो इन्फिनिटी पॉइंट हैं। ए पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे तो इन्फिनिटी पॉइंट हैं। आप पी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉब्लम समझ रहे हो? इसीलिए तो प्रिंसिपल बताया गया है। इसीलिए इन्होंने बोला कि जब कभी भी बेटा किसी भी पी पॉइंट की पोजीशन को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप कम से कम 2 रेफरेंस लीजिए, कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट लीजिए। अच्छा, यहां पर आपने क्या किया था? यहां पर आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट था, यहां पर आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट था और ध्यान से देखो केवल एक ही मेजरमेंट किया था, तो L1 इज द लीनियर मेजरमेंट। तो एक पॉइंट या एक मेजरमेंट की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप एक्यूरेटली डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 पॉइंट का रेफरेंस लो या कम से कम 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट परफॉर्म करो। कम से कम 2 पॉइंट का रेफरेंस लो या कम से कम 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट परफॉर्म करो, तब आप किसी भी पॉइंट की यूनिक पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे। देखिए जरा, अब अगर मैं बोलूं कि मान लो ये लाइन ए बी है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से थीटा एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है θ1, और यहां से θ2 एंगल पे एक पॉइंट P है, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो θ1 और θ2 पे होंगे इंक्लूडिंग द डायरेक्शन? आदर्श कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है, और कोई तरीका तो नहीं पता भाई हमें। हम्म, बिल्कुल होने चाहिए थे, बिल्कुल। वहां मैंने केवल आपको रेफरेंस बताया था। किसी भी पॉइंट को आप तभी डिफाइन कर पाएंगे करेक्टली जब आप 2 रेफरेंस लेंगे या 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट लेंगे। दिव्यांश, आदर्श बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ मेरे लाल, कहाँ छूट गए तुम? कहाँ छूट गए? आदर्श कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है, कहाँ छूट गया? अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है।
कहाँ रह गया बता दो एक बार। इंडिपेंडेंट मेजरमेंट का मतलब है वो मेजरमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। जैसे देखो यहां पर ये जो आपने थीटा 1 मेजर किया, क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगुलर मेजरमेंट है? थीटा 2 है, दो भी वो एंगुलर मेजरमेंट है। तो अब मुझे ये बताओ, अरे मैं तुम्हें दे रहा हूं पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना, ले कैसे रहे पॉइंट, कैसे ले रहे हैं? रेफरेंस तो बताया जाएगा ना। अब हमें अपनी हाइट बतानी तो हम धरती के सरफेस से ही बताएंगे ना। तो रेफरेंस गिवन है, रेफरेंस पता है आपको। ये रेफरेंस पॉइंट नोन पॉइंट होते हैं, समझो बात को। तो देखो क्या ये थीटा 1 का जो मेजरमेंट है क्या वो थीटा 2 पे डिपेंड कर रहा है? बोलो बेटा। या फिर ये जो थीटा 2 मेजरमेंट है क्या वो थीटा 1 पे डिपेंड कर रहा है? दीज टू आर द इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स। theta 1 is not depending anyhow in the case in the theta 2. Similarly, theta 2 is also not depending on theta 1. That's why we are saying these are the two independent measurement. आप चाहें तो इस पॉइंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये लाइन ए बी थी। अगर मुझे पी पॉइंट को डिफाइन करना है तो मैंने क्या बोला, ये सर लेंथ मेजर कर लेते हैं और ये एंगुलर मेजरमेंट कर लेते हैं। बताओ। तो देखो यहां पर भी आपने दो मेजरमेंट किए हैं। L1 जो है तुम्हारा लीनियर मेजरमेंट है और थीटा 1 जो है तुम्हारा वो एंगुलर मेजरमेंट है। यहां पर भी दो मेजरमेंट, थीटा 1 एंगुलर मेजरमेंट था, थीटा 2 एंगुलर मेजरमेंट था। यहां पर आपने दो पॉइंट का रेफरेंस लिया, यहां पर आपने दो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट किए। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या बोलता है? कि अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कम से कम दो रेफरेंस पॉइंट लो, या फिर कम से कम दो तरीके के इंडिपेंडेंट मेजरमेंट परफॉर्म करो। ऐसी ही सिचुएशन में आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को करेक्टली या फिर एक्यूरेटली डिफाइन कर पाएंगे। तो ये दो प्रिंसिपल हैं बेटा, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी सर्वे कर रहे होंगे वहां पर चांसेस ऑफ एरर क्या हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे। वहां पर चांसेस ऑफ एरर क्या हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे। I hope the discussion till now is clear to everyone. I hope the discussion till now is clear to everyone. I hope the discussion till now is clear to everyone. तो यहां पर बेटा खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग की। हम लोगों ने बातचीत कंप्लीट कर ली है और अब बातचीत स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका प्यार से नाम बोलते हैं हम लोग लीनियर मेजरमेंट। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, बस सुनते जाओ और एंजॉय करो। तो लीनियर मेजरमेंट क्या होता है ये मैंने कल भी आपको बता दिया था। ऐसा थोड़ा है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर मेजरमेंट? लीनियर मेजरमेंट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कैसी हो सकती है? वो डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो सकती है, वो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस हो सकती है, वो डिस्टेंस इंक्लाइंड डिस्टेंस हो सकती है। यस और नो? यस और नो? अब जैसे मैं यहां पर अगर रिप्रेजेंट करूं तो मान लो ये डिस्टेंस अगर दोनों पॉइंट सेम प्लेन पे हैं तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गई। दो प्लेन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। और अगर कोई और रैंडम कोई और एंगल है थीटा तो ये इंक्लाइंड डिस्टेंस हो गई। यस और नो? तो ये इंक्लाइंड डिस्टेंस हो गई। बोल सकते हैं कि नहीं? तो नाउ वी आर कंसर्न, इस चैप्टर में जो हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि भैया अगर हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, और लीनियर मेजरमेंट में भी अभी हमारा मेन कंसर्न क्या है?
सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका है। भाई देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में पता नहीं कितने लीनियर मेजरमेंट कर लेते हैं। घर बैठे हुए थे, किसी दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारे घर के कहीं आसपास पहुंच गए, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा घर कहाँ है, यार बता दो कैसे आए। तुम उससे क्या कहते हो? देखो ये सब तुम डे टू डे लाइफ में करते हो। तुम ऐसे थोड़ा कि सीधे रास्ता बताने लगते हो। तुम्हारा पहला सवाल क्या होता है जरा बताओ मुझे। अगर मान लो मैं तुम्हारे घर के आसपास आके तुम्हें फोन करूं कि भाई मैं तुम्हारे घर आना चाह रहा था और रास्ता भूल गया हूं, भटक गया हूं, और मुझे बताओ मैं कैसे कैसे करके तुम्हारे घर आऊं, तो तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहला क्वेश्चन ये करोगे कि कहाँ हो, बताओ हाँ या ना। वो कह रहा आप कौन, ये अलग ही खुश हैं, खुश रहो, कोई बात नहीं। सबसे पहला सवाल आपका होगा ऐसी सिचुएशन में कि आप कहाँ हो। अब देखो, उसने बताया एक पीली कलर की गाड़ी है, उसी के पास खड़े हैं। एक पीली कलर की कार आ रही है चलते हुए, उसी के पास खड़े हुए हैं। तुम कहोगे यार कैसे गजब बात कर रहे हो, कार रुकी थोड़ा रहेगी। भैया ऐसा पॉइंट बताओ जो फिक्स दुकान हो, हैं? ऐसा पॉइंट बताओ, जो ऐसी जगह बताओ जो फिक्स हो। तो मैं अभी कार दिख रही, 2 मिनट बाद कार पहुंच जाएगी कहीं और, हम कार कहाँ ढूंढेंगे? हैं? तो तुम बताओगे ना यहाँ पे भैया एक दुकान है, इस चीज की दुकान है, ये है वो है, कुछ बिल्डिंग है, ऐसी चीज का रेफरेंस पूछोगे जो कि फिक्स हो, है ना? ऐसी चीज, ऐसा पॉइंट आप उससे पूछोगे कि जो कि फिक्स हो। हाँ अब समझ रहे हो। उसने बताया कि हाँ भाई चंपा किराना स्टोर के पास खड़े हुए हैं। फिर तुम क्या पूछोगे? चंपा किराना स्टोर के पास खड़े हुए हो, रोड के उस तरफ की इस तरफ, डायरेक्शन भी फिक्स करोगे ना। पता लगा था बुला रहे थे अपने पास, तो चला गया अपोजिट, टुवर्ड्स नॉर्थ होगी, टुवर्ड्स साउथ हो, टुवर्ड्स ईस्ट होगी, टुवर्ड्स वेस्ट हो, डायरेक्शन फिक्स करोगे कि नहीं करोगे? उसने बता दिया हाँ भाई चंपा किराना स्टोर के पास खड़े हैं, और सामने जो है ना वो एक हमें पीले कलर की बिल्डिंग दिख रही है। तुमने बस 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 यही तो चाहिए था लाइफ में। पहले तुम्हारा दोस्त ऐसे खड़ा था, खड़ा अभी भी वो चंपा किराना स्टोर के सामने था, बट उसके सामने एक स्कूल था। तुमने कहा नहीं उधर नहीं जाना है, तुमने घूमो घूमो, तुमने कहा एक काम करो अपनी डायरेक्शन को चेंज करो। अब वो चंपा किराना स्टोर की तरफ देख रहा है, तुमने कहा नहीं ऐसे भी नहीं, और घूमो। अब पीली पीली बिल्डिंग दिख रही है, हाँ बस ऐसे ही खड़े रहो। यही तो होता है। अब आपने उस चंपा किराना स्टोर के रिस्पेक्ट में लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट की हेल्प से उसकी पोजीशन को समझ लिया। जादू देख रहे हो? अबे पढ़ तो तुम अब रहे हो, सर्वे कर तो तुम बचपन से रहे हो, बस महसूस नहीं कराया किसी ने। हम है ना, चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो तुम दसियों बार कर चुके हो अपने जीवन में। हाँ, अब लीनियर मेजरमेंट, हाँ चंपा किराना स्टोर के आसपास, एंगुलर मेजरमेंट डिस्टेंस डायरेक्शन सब फिक्स है, डिस्टेंस डायरेक्शन सब फिक्स है। अब आपने बोला वहां से काम करो, 10 कदम चलो। 10 कदम चल रहा है तो वो लीनियर मेजरमेंट ही ना। ये चला वो 10 कदम, 10 कदम चलने के बाद आपने बोला वहां से लेफ्ट टर्न ले लो, ये लो। वहां से लेफ्ट टर्न लेके 20 कदम और चलो, फिर राइट टर्न ले लो। ये सब क्या कर रहे थे तुम? ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? और ऐसे करते करते तुम उसको अपने पास बुला लेते हो, पता है? ये 10 कदम चलो, ये 20 कदम चलो, ये लेफ्ट टर्न लो, ये राइट टर्न लो, ये क्या चल रहा था जीवन में?
ये क्या चल रहा था जीवन में। कोई भी मेजरमेंट गलत हो जाता, कोई भी डायरेक्शन गलत हो जाती, वो तुम्हारे पास आ नहीं पाता, कहीं और ही चला जाता। तुम प्रभु लाइव लोकेशन भेज देना, ठीक है। तुम वर्क फ्रॉम होम में गेट का पेपर दे देना, ठीक है। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अद्भुत प्राणी हो, ठीक है। अपनी स्मार्टनेस को फरवरी के जो दूसरा वीक होगा उसके लिए थोड़ा सा बचा के रखिए, काम आएगी। सारी स्मार्टनेस अगर अभी खत्म कर दोगे तो 3 घंटे क्या करोगे, पंखे की स्पीड गिनोगे क्या? हाँ, पंखा 1 मिनट में कितनी बार रोटेट कर रहा है यही गिनना पड़ेगा, अगर सारी स्मार्टनेस यही खत्म कर दोगे तो। समझ रहे हो? तो फरवरी में 8-10 फरवरी के आसपास मौका मिलेगा 3 घंटे का। कितने स्मार्ट हो यही चेक करेगा वो, और कह कह के चेक करेगा, कहेगा आओ आओ स्मार्टेस्ट चेक करते हैं। तब वहां तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि सारी स्मार्टनेस तो क्लास में दिखा ली, है ना। यहाँ समझाया कुछ और जा रहा है, यहाँ डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, लीनियर मेजरमेंट के लाइव इन्हीं को पता है। हमारे पास तो डब्बा है ना, हम जानते नहीं है ये कौन सा यंत्र है, हमें नहीं पता है ना ना ना। हम तो पहली बार देख रहे हैं, पता नहीं क्या है ये, हम तो अनभिज्ञ हैं। लाइव लोकेशन भेज देगा। पता नहीं कहां से इतनी क्रिएटिविटी लाते हैं। हाँ, नहीं है वो, उसको उसको पता है कि तुम्हें, अरे मेरे को थोड़ा केवल बोल रहा है। वो कह रहा है आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 10 कदम चलेंगे, 20 कदम चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सर आप बता रहे हैं, ये मूर्ख बच्चे सुन भी रहे हैं। हाँ, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये बच्चे भी, इनको भी जीवन में कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है। ये भी आपकी बातें 10 मिनट से सुन रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। अरे मैं लाइव लोकेशन भेज दूंगा, इसी को पता है बस, है ना। अबे जो समझाना चाह रहा है वो समझो। एग्जाम में लाइव लोकेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है। समझ रहे हो? और गलती से गेट वालों ने 15 मार्च के आसपास अगर लाइव रिजल्ट भेज दिया ना घर वालों के पास, हिप हिप हुर्रे। अगर यही हालात रहे, तो जिसको भी लगे कि हम बहुत ज्यादा स्मार्टनेस है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि भैया फरवरी के सेकेंड वीक के लिए अभी आपका जो गेट का एग्जाम आ रहा है उस दिन के लिए अपनी स्मार्टनेस को बचा के रखिए। भगवान करे आपको बहुत अच्छे से मौका मिले अपनी स्मार्टनेस दिखाने को। आई विल प्रे फॉर दैट। चलें आगे। तो भैया ये जो आपने बोला 10 कदम, या आपने बोला लेफ्ट ले लो, या आपने बोला राइट ले लो, ये क्या है? ये लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट ही तो हैं, लेकिन एक दिक्कत है। मेरे 10 कदम और आपके 10 कदम में कवर की गई डिस्टेंस क्या सेम होगी? या आज मेरी जो एज है, मेरी जो फिजिकल कंडीशन है, उसके बेसिस पे मैं 10 कदम में जितनी डिस्टेंस कवर करूंगा, क्या आज से 15 साल बाद भी मैं इतनी ही डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा? मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं आपकी भी बात नहीं कर रहा, किसी और से कंपेयर ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारे डिस्टेंसेस जो हम कवर कर रहे हैं इसको बोलते हैं एक्चुअली पेसिंग। ये भी आपके मेजरमेंट का एक तरीका होता है। तो ऐसा नहीं है कि लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट हम अभी से कर रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर से चलता चला आ रहा है प्रोसेस। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते थे, याद है?
कुछ मेजर करना है तो ऐसे ऐसे करके मेजर कर लेते थे। अब पता नहीं तुम लोग करे हो कि नहीं करे हो, हम लोग तो खूब किए हैं इसे, ये लो बस हो गया इतना, खरीद लो तार। हाँ? किया है कि नहीं किया है? पुराने जमाने में जो आपके जैसे जो आप खसरा खतौनी बोल रहे थे, जो आपकी खेती किसानी की जमीन होती थी उसका मेजरमेंट किया जाता था, और उसके लिए क्या होता था? हाँ, बीता बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही। उसके लिए क्या होता था, एक लकड़ी की रॉड होती थी, उससे मेजरमेंट कर लेते थे। कितनी रॉड हैं, 10 रॉड, 15 रॉड, 20 रॉड, एक स्टैंडर्ड रॉड आपने फिक्स कर दी स्टैंडर्ड लेंथ की, और उसकी हेल्प से मेजरमेंट कर लेते थे। दिक्कत क्या आ रही है? बात है साहब एक्यूरेसी की। हाँ, बात है साहब एक्यूरेसी की। मेजरमेंट तो कर रहे हैं, मेजरमेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट करें। क्योंकि जैसे जैसे अगर हमें अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, तभी तो हम करेक्ट डेटा करेक्ट कर पाएंगे, और करेक्ट डेटा की हेल्प से करेक्ट प्लानिंग कर पाएंगे। और अभी जितने भी तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उनमें कहीं ना कहीं हमारी जो एरर है वो बहुत ज्यादा है हमारे मेजरमेंट में। तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? तो कुछ होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट हर तरीके, कोई भी लीनियर मेजरमेंट हो या एंगुलर मेजरमेंट हो, दो तरीके के मेजरमेंट होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आगे कहीं पे भी ये टर्म अगर आएगा डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। जो चीज आप जानना चाहते हैं उसी चीज को अगर फील्ड में जाके आप मेजर कर रहे हैं, जैसे डिस्टेंस जानना चाहते हैं, जैसे आप टाइम जानना चाहते हैं, जैसे आप स्पीड जानना चाहते हैं, कोई भी जो भी पर्टिकुलर पैरामीटर आप जानना चाहते हैं, और अगर मेजरमेंट भी उसी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। तो जैसे समझो जरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, मैंने टेप की हेल्प से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया, तो भैया डायरेक्ट डिस्टेंस ही तो मिलेगी। टेप लिया, उसका एक हिस्सा, एक सिरा ए पे रखा, दूसरा सिरा बी पे रखा, और कितनी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में पता चल गई, तो डायरेक्ट डिस्टेंस ही तो मेजर करी आपने। दूसरा तरीका क्या था कि इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करनी थी, तो ये हम लाइव लोकेशन भेज रहे हैं, देखो ये लाइव लोकेशन भेजी जा रही है। तो ये पता चला कितने पेस लगे इसको कवर करने में, कितने स्टेप्स लगे, 4 स्टेप्स लगे। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो होगी 4 इंटू एवरेज डिस्टेंस कवर्ड, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन ईच स्टेप, इन वन स्टेप, इन वन स्टेप। यही तो कैलकुलेशन लगाओगे, बताओ भाई यही तो कैलकुलेशन करोगे। तो वहां पर आप ये काउंट कर रहे थे कि कितने स्टेप लग रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने डिस्टेंस को कवर किया कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे, और एक स्टेप में हम कितनी एवरेज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये कहना ही से दिस इज योर डायरेक्ट मेजरमेंट, ये दिस इज योर इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ये डिस्टेंस का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। और भी बहुत तरीके हैं। तो कभी कभी तुमने रोड पे देखा होगा एक इस तरीके का, पैसोमीटर बोलते हैं इसको, इस तरीके का एक पहिया होता है, एक आदमी लेके उसको घूम रहा है, एक आदमी उसको क्या करता है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक घूम रहा है। इसमें एक लगा होता है काउंटर इस तरीके का, कितनी बार ये व्हील रोटेट करेगा उसकी काउंटिंग यहां पर आती रहती है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्लियर मेंटेन करनी, तो आप बोलोगे ए बी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस या रिवॉल्यूशन, और एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करी जा रही है, एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करी जा रही है, इस तरीके से हम बता सकते हैं ए बी। तो देयर आर वेरियस वे।
हमारे पास आज की डेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है, ईडीएमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडीएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। फुल फॉर्म लिख दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इनकी हेल्प से भी आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो देखो, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर वेरियस वे टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो समय के साथ साथ हमने नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, समय के साथ साथ हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव किया। क्यों इम्प्रूव किया? क्यों इम्प्रूव किया? क्योंकि हम अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर पाएं। ठीक है, तो हम बेसिक से अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही तरीका या कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है। देयर आर वेरियस ऑप्शंस। अब उन ऑप्शन में कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ये आपकी चाहतों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपकी चाहतों पे डिपेंड करेगा। अब बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, जीपीएस यूज करो, जीपीएस से भी तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। रफली अगर कोई मेजरमेंट परफॉर्म करना, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 5 कदम, 10 कदम, 20 कदम, रफ मेजरमेंट है। तो आपको कितना एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, आप कितना एक्यूरेटली किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जिनसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे एज पर आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग पहले मेजरमेंट के लिए तरीका देख रहे हैं, सर्वेइंग चैन। अब देखो, कई तरीके की चैन होती हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो चैन क्या होता है? लिंक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वेरियस लिंक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और यहां पर इस तरीके के लगे होते हैं हैंडल, ये बन गई एक चैन। अरे भैया, चैन तो जानते हो ना, ऐसे ही सर्वेइंग चैन होती है। अब हर चैन की स्पेसिफिकेशन होती है, जो स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक होती है गंटर्स चैन। गंटर्स चैन की स्पेसिफिकेशन क्या होती है? इसकी जो टोटल लेंथ होता है वो 66 फीट लेंथ की होती है। दिस स्पेसिफिकेशन ऑफ द चैन यू शुड नो। कभी कभी यहां से सवाल आ जाते हैं। और इसमें टोटल 100 लिंक्स होती हैं गंटर्स चैन में। इंजीनियर्स चैन, टोटल 100 फीट की चैन होगी, 100 लिंक्स होंगे। रेवेन्यू चैन, 33 फीट लॉन्ग लेंथ चैन होगी, 16 लिंक होंगे। मीट्रिक चैन, तो मीट्रिक चैन आपकी 20 मीटर की लेंथ में भी अवेलेबल है, और मीट्रिक चैन आपकी 30 मीटर लेंथ में भी अवेलेबल है, 100 लिंक्स में और 150 लिंक्स में। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट चैन्स दैट यू शुड नो। तो इन सभी चैन की हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं। अब चैन सर्वे बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अब मोस्टली जो लीनियर मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं वो टेप की हेल्प से कर लेते हैं। तो अगर कंपेयर करा जाए कि चैन सर्वे और टेप सर्वे में किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो यस, एक्यूरेसी ऑफ द टेप सर्वे इज मोर एज कंपेयर टू द चैन सर्वे। सो फ्रिक्वेंटली वी आर यूजिंग द टेप फॉर द लीनियर मेजरमेंट। बट क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें पढ़ना था, तो हमने पढ़ लिया। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द चैन विच वी कैन यूज फॉर द लीनियर मेजरमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लिनोमीटर क्या है? कहाँ लिखा है क्लिनोमीटर? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है क्या क्लिनोमीटर? आएगा क्लिनोमीटर तो बता देंगे, एमडी आफ्ताब।
अभी चैन की बात कर रहे हैं, चैन का डिस्कशन क्लियर है? बताओ, चैन में कोई डाउट हो तो बोलो। चैन के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बोलो। इनके यूज कैसे होते हैं? डिस्टेंस मेजर करनी है, जिन भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है, तो एक हैंडल लग दिया पॉइंट ए पे, मान लो पॉइंट बी यहाँ पे खत्म हो रहा है, और आपने जो चैन यूज की है वो इंजीनियर चैन है, केवल आप ये लिंक काउंट कर लो 1 2 3। और अगर ये इंजीनियर चैन है तो इसकी स्पेसिफिकेशन पता आपको कि एक लिंक जो होगा वो 1 फीट का होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 फीट हो जाएगी। तो इन दिस वे, दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस चैन। ये चैन किस स्पेसिफिकेशन के साथ अवेलेबल हैं, दैट वी शुड नो। मीट्रिक चैन आपकी बेटा दो लेंथ में अवेलेबल है। 20 मीटर की लेंथ है, उसमें 100 लिंक्स होते हैं, और 30 मीटर की जो मीट्रिक चैन होती है उसमें 150 लिंक होते हैं। ठीक है नीलू, इतना डिस्कशन सफिशियंट है, चिंता मत करो। यहां पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। फिर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। इनको बोलते हैं ओवल रिंग। ऐसी इस रिंग को बोलते हैं ओवल रिंग। तो मैंने बोला था ना कल आपसे बेटा कि बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग लिमिटेड वे में एज पर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर रहे हैं। तो एज सच गेट में हमारे कभी भी कोई भी चैन से सवाल नहीं आया, बट फिर भी डिस्कस कर लिया क्योंकि बाकी एग्जाम में इनकी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कट शॉर्ट किया जा रहा है, अदरवाइज तो फिर आपको पता है डिस्कशन तो बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास टेप कौन कौन से अवेलेबल है। तो एक पहला टेप का जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं क्लॉथ क्लॉथ और लिनन टेप। ठीक है, क्लॉथ और लिनन टेप। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर। हाँ बिल्कुल बेटा अनंत, मैंने कल भी एक पॉइंट मेंशन किया था क्लास में, आई होप आपने कल की क्लास अटेंड की होगी, कि सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट की अप्रोच अलग होगी, जेई एग्जाम के लिए इसकी अप्रोच अलग होगी, एई एग्जाम के लिए अप्रोच अलग होगी, स्टेट एई और जेई के लिए जो आपके गेट और ईएससी के एग्जाम है इसके लिए इसकी अप्रोच अलग है। तो हम लोग एक ऐसी कॉमन होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं जिससे मैक्सिमम एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले। तो बिल्कुल सही बात है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी जेई लेवल के एग्जाम को देने जाएं तो आपको कुछ नया भी पढ़ना पड़े, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल डिटेल्स बहुत आती है, और वो थ्योरेटिकल डिटेल्स हमारे गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट नहीं है। समझ रहे हो? और मैंने सभी सभी एग्जाम को हम लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सबसे प्रेफरेंस में हमारा कौन सा एग्जाम है ये भी हमें पता है। कोई एक एग्जाम तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना, तो वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो गेट में एप्लीकेशन कल बताया था या नहीं बताया क्या? कल ये बात डिस्कस करी थी कि नहीं करी थी, कि किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम के लिए उस तरीके से फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बताया होगा ना? हाँ, तो जेई में इससे बहुत थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये ऐसा नहीं कि जेई में नहीं आता, ये आएगा, ये भी आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पोर्शन में जाना पड़ सकता है, बिल्कुल। चलिए अगला डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसकी दिक्कत क्या है कि इसकी लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है श्रिंकेज की वजह से, या फिर अगर आपने कपड़े का टेप ज्यादा खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो भी इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। और अगर हमारे टेप की ही लेंथ चेंज हो जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी ये सॉर्नो मेजरमेंट में। तो ये और इसमें साथ साथ क्या होता है, ट्विस्ट और टर्न भी हो सकते हैं। तो मेजरमेंट के टाइम पे अगर टेप में ट्विस्ट और टर्न है तो भी हम गलत डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे।
तो आपको लगा कि नहीं इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की जरूरत है, तो अगला टेप आया ग्लास फाइबर टेप। तो दे डू नॉट श्रिंक और स्ट्रेच, जो श्रिंकिंग और स्ट्रेच का प्रॉब्लम था, मटेरियल चेंज करने की वजह से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो अब टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट नहीं होगा इसमें। ये जो टेप होंगे दीज आर सुपीरियर देन द क्लॉथ और लिनन टेप। इनकी जो परफॉर्मेंस है, सैग तो सब टेप में होगा। सैग होता है सेल्फ वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। सुरेंद्र, सैगिंग जो होती है वो एयर की वजह से नहीं होती है। सैगिंग जो होती है वो सेल्फ वेट या ग्रेविटी की वजह से होती है। ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैगिंग ऑफ द टेप। तो वो तो हर मटेरियल का वेट होगा ना, क्लॉथ का भी वेट होगा, ग्लास फाइबर का भी वेट होगा। तो वेट होगा तो फिर ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से सैगिंग। बात करेंगे आगे चल के, अभी हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, अभी बस ध्यान से सुनते रहो। अगला जो टेप आता है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो होता है फिर मेटेलिक टेप। इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, और ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस। बट क्योंकि ये मेटल के बने हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इनकी लेंथ जो होती है वो फील्ड में वेरी कर जाती है। अरे भैया, हर कोई मटेरियल एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए ही बना होता है ना, कि भाई इस टेम्परेचर की रेंज में आप इस मटेरियल को यूज करेंगे तो बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और फील्ड के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा तो फिर आपके टेप की लेंथ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। इन दैट केस द टेप लेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज, और डिक्रीज। तो क्योंकि ये मेटल के बने हुए हैं तो इसमें टेम्परेचर ससेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, अब आती तो आती क्या करें। फिर आपने बोला सर स्टील टेप, ये मेटेलिक टेप के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बेहतर टेप होते हैं। सबसे अच्छा टेप का जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो होता है इनवार टेप। सबसे अच्छे टेप का ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो होता है इनवार टेप। इनवार टेप में क्या होता है, इट इज द एलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। इसमें किस मटेरियल से आप टेप का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये मटेरियल जो होता है दैट इज द एलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। 64% इसमें स्टील होती है इस एलॉय में, और 36% इसमें निकल होता है। इन दोनों को मिक्स करके आप जो मटेरियल बनता है उससे इनवार टेप बनाते हैं। दीज टेप्स आर वेरी एक्यूरेट, लेकिन साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और टूट भी जाते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं कि यस, एक्यूरेटली मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं, बट दीज टेप्स आर एक्सपेंसिव कॉस्ट वाइज। तो थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपके सामने ये लिखा हुआ है। जनरली एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इनवार टेप किस मटेरियल से बना हुआ होता है और किस एलॉय से मिला हुआ बना हुआ होता है, तो आपको ये स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए इनवार टेप की। तो बहुत शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं, इन वेरी शॉर्ट मैनर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द चैन्स। रेवेन्यू चैन, गंटर्स चैन्स, इंजीनियर्स चैन्स एंड मीट्रिक चैन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बातचीत किया। राइट में मिरर है, हाँ। कैसे पता, तुम्हें कैसे पता? राइट साइड में विंडो है, उसके ग्लासेस हैं। हाँ सर, नहीं देख नहीं रहे, क्या करेंगे देख के, अपने आप को देख के क्या करेंगे। हाँ, अच्छा, हो सकता है कुछ बाहर चल रहा हो वो देख रहा हूँ।
सर अब तो इन सब का यूज कम होता होगा। हाँ बिल्कुल, टेप जनरली यूज करते हैं। हाँ, टेप का यूज करते हैं। चैन अब थोड़ा सा एब्सोल्यूट हो गया है। चैन के साथ बड़ी दिक्कत है यार, उसको कैरी करना डिफिकल्ट है, उसके साथ मेजरमेंट परफॉर्म करना डिफिकल्ट है। ग्राउंड में अगर स्लोप वगैरह है तो वहां पर मेजरमेंट करना डिफिकल्ट है। तो बहुत सारी ऑपरेशनल डिफिकल्टी की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एक्यूरेसी का मैटर है। इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं बट उसके बाद भी जो मेजरमेंट मिल रहा है, जो पोजीशन मिल रही है, वो एक्यूरेट नहीं मिल रही, तो फिर क्या ही मतलब है। क्लियर है भाई? तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली चैन और टेप की। चलिए एक अगला इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो थोड़ा सा चैन सर्वे के बारे में और बता देता हूँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी से मिल जाएगी। समझ जाएंगे आप चैन सर्वे के बारे में, और कहीं कहीं एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चैन नहीं यूज करते। मैंने बोला ना, हर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तभी तो हम लोग पढ़ भी रहे हैं ना कहीं यूज हो जाता है। कभी मान लो आपको मेजरमेंट करना है और कोई चैन के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। जनरली इनवार्ड टेप, अभी अगर बात करें, इनवार्ड टेप सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कहीं मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म करना है और केवल चैन ही ऑप्शन है, तो फिर हम चैन की हेल्प से ही मेजरमेंट करेंगे। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि एक तरीके के मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तभी तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने चैन के बारे में भी पढ़ा, लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग टेप भी पढ़ेंगे। तो एक ही तरीके के मेजरमेंट के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। क्लियर है? तो चैन सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो जाहिर सी बात है चैन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं चैन सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई मुझे बता पाएगा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैन सर्वे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चैन सर्वे? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द चैन सर्वे? कोई बता पाएगा क्या? बोलो बेटा। चैन सर्वे का ऑब्जेक्टिव है मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चैन सर्वे का ऑब्जेक्टिव है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, और डिस्टेंस में भी अगर बात करें तो कौन सी डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अभी हम लोग किसी भी तरीके के कोई भी वर्टिकल, अभी हम लोग किसी भी तरीके के वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट की बातचीत नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो चैन सर्वे में कुछ और भी एसोसरीज, कुछ और भी माइनर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे चैन सर्वे में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्स। लकड़ी के बने हुए होते हैं, 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। तो अगर आपने कभी देखा हो तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके के होते हैं, इनको बोलते हैं वुडन पैक्स। क्या बोलते हैं? वुडन पैक्स। और इनको वुड हैमर की हेल्प से, वुडन हैमर की हेल्प से हम जमीन पे इनको लगा सकते हैं जिस भी पॉइंट पे लगाना चाह रहे हैं। यस, तो यस, इनको बोल, सबने देखे होंगे, एक बार रिलेट करा देता हूं। इनको बोलते हैं वुडन पैक्स। इनकी हेल्प से चैन सर्वे में जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन स्टेशंस होते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं कंट्रोल स्टेशन भी, तो मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए हम लोग वुडन पैक्स का यूज करते हैं चैन सर्वे में। स्टेशंस को ग्राउंड में मार्क करने के लिए वुडन पैक्स का यूज किया जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है एरो। अगला जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है एरो। एरो विल बी समथिंग लाइक दिस। ये पतला सा स्टील के वायर का बना होता है।
टोटल अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 40 mm का होता है, और इसमें 15 mm का ये पॉइंटेड पार्ट होता है। तो एरो की हेल्प से जो इंटरमीडिएट स्टेशंस होते हैं, जो बीच के स्टेशन है, जैसे मेन स्टेशन को तो आपने लोकेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द वुडन पैक्स, वहां पर वुडन पैक्स लगा दिए। अब इसके अलावा जो और स्टेशन हैं उनको लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो का यूज कर लेते हैं। तो वुडन पैक्स आर रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ चैन सर्वे, देखा, एंड एरोज आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर बात करें तो रेंजिंग रॉड होती है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, रेंज करने के लिए, साइट करने के लिए एक रॉड हम लोग यूज करते हैं जिसमें अल्टरनेट कलर होते हैं इस तरीके से, अगर आपने देखा हो ऑरेंज एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, यस और नो। तो दिस इज द रेंजिंग रॉड। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर अलग अलग स्पेसिफिकेशन में आती है। इससे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं चैन सर्वे के केस में। ऐसे ही हमारे पास एक होती है ऑफसेट रॉड। तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे ऑफसेट क्या होते हैं, ऑफसेट के बारे में बातचीत करेंगे। ऑफसेट को मार्क करने के लिए, ऑफसेट को लोकेट करने के लिए चैन सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं ऑफसेट रॉड। क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर। क्रॉस स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिनका काम होता है 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट। नहीं नहीं, नोट नहीं करना है, केवल सुनना है वरुण, ये नोट नहीं करना है। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट दैट विच कैन बी यूज्ड इन द चैन सर्वेइंग फॉर मेजरिंग द 90 डिग्री एंगल्स। तो जनरली ऑफसेट के केस में इनका यूज किया जाता है क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर का। प्लम बॉब, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, ये सभी लोग इससे फैमिलियर हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द प्लम बॉब, और प्लम बॉब की हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को लोकेट कर सकते हैं। किसी भी प्लेस पे ग्रेविटी की क्या डायरेक्शन है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम लोकेट कर सकते हैं। कोई एक बच्चा पूछ रहा था सर क्लिनोमीटर क्या होता है, तो अब समय आ गया है क्लिनोमीटर के बारे में जानने का। क्लिनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप ग्राउंड का स्लोप मेजर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द क्लिनोमीटर यू कैन मेजर द ग्राउंड स्लोप। तो फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे ग्राउंड की ये प्रोफाइल है, समझना जरा क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता क्लिनोमीटर, इस तरीके का एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, और यहाँ पर एंगल के लिए बचपन में क्या यूज करते थे, चांदा। अरे बचपन में एंगल्स वगैरह मेजर किए थे कि नहीं स्कूल में? हम लोग तो हिंदी में उसको चांदा बोलते थे, तुम लोग क्या बोलते थे? कुछ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था। अरे बोलो हाँ या ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एंगल यूज मेजरमेंट करने के लिए। हाँ, बस यही लगा होता है, उल्टा लगा होता है, चांद नहीं। हाँ, ठीक है। तो एक रॉड होती है इस तरीके की, और उसमें, उस रॉड में क्या होता है, उस रॉड में ये इस तरीके से प्रोटेक्टर आपका इसमें फिट होता है। अब ये आप यहां पर क्या करते हैं, जैसे आपको कोई भी एंगल मेजर करना है, तो जब आप और यहां पर एक वेट, एक एरो लगा होता है, यहां पर एक एरो लगा होता है, तो जैसे ही आप इसको टिल्ट करेंगे, ये एरो तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। भाई ये एरो तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा ना, अब प्रोटेक्टर की पोजीशन चेंज होती रहेगी, और क्योंकि ये प्रोटेक्टर और ये लाइन ऑफ साइड, ये रॉड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जैसे ही आप टॉप वाले पॉइंट को साइड करेंगे तो ये एंगल चेंज हो जाएगा क्या? जैसे ही यहां से मैं इस टॉप वाले पॉइंट को साइड करूंगा, ये इंक्लाइंड पॉइंट देखूंगा, तो क्या ये एंगल चेंज हो जाएगा? यस और नो, ये ऊपर चला जाएगा। तो जितना भी एंगल उस समय आ रहा होगा, क्या मैं बोल सकता हूं वो इस स्लोप के बराबर होगा? इसी प्यारे से इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग क्लिनोमीटर।
तो आपको बस मेन बात यहां पर ये ध्यान रखनी कि क्लिनोमीटर की हेल्प से हम कर क्या सकते हैं। क्लिनोमीटर की हेल्प से हम ग्राउंड का स्लोप मेजरमेंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्लिनोमीटर अवेलेबल है तो। क्लियर हो गया सभी को? बोलो भाई। यहां तक का डिस्कशन अगर सभी को क्लियर हो, यहां तक का डिस्कशन अगर सभी को क्लियर हो तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। तो चैन सर्वे के केस में चैन रिक्वायर्ड है, उसके साथ साथ और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में अभी हम लोगों ने बातचीत करी। ये सभी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है इन द केस ऑफ चैन सर्वे। देखो एक यहाँ पर सवाल आपके एग्जाम में जनरली आता है, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सवाल आता है, चैन सर्वे में कुछ लाइंस होती हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द लाइंस, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये पूरा एक एरिया दिया गया जिसका आपको सर्वे करना था। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये पूरा एक एरिया दिया गया था जिसका आपको सर्वे करना था। सर्वे करना था मतलब हर पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना था, लोकेट करना था, और उसके बाद हमें इस जगह का मैप बनाना था। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको दिखाए गए हैं, कुछ भी फीचर्स थे, उस जगह का मुझे सर्वे करना है और वहां का डेटा कलेक्ट करना है। और वहां पर हम लोग कौन सा सर्वे करने जा रहे हैं? हम लोग चैन सर्वे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था कि सर्वेइंग का जो पहला प्रिंसिपल होता है वो बोलता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पढ़ा था हम लोगों ने कि जब कभी भी सर्वे करिए तो सबसे पहले पूरे एरिया को डिफाइन करिए। तो तुम्हें नहीं लगता अगर मुझे इस पूरे एरिया को डिफाइन करना है तो उसके लिए मैं इन 4 पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर दूं? तो सबसे पहले मैंने इन ए बी सी और डी की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन किया। जैसे ही मैंने ए बी सी और डी की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर दिया, अब मैं बोल सकता हूं आई हैव डिफाइंड द इंटायर एरिया एज अ होल। पहला प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो गया। जाहिर सी बात है किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट, दो लीनियर मेजरमेंट, दो एंगुलर मेजरमेंट या दो रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से ही इन चारों पॉइंट को हमने डिफाइन किया है। इस सर्वे वर्क में अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं इन स्टेशंस को मेन स्टेशन या फिर कंट्रोल स्टेशन बोल सकता हूं? अगर आपको यहां पर कोई तकलीफ ना हो तो क्या इन स्टेशंस को मैं मेन स्टेशन या फिर कंट्रोल स्टेशन बोल सकता हूं? और इन मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए, ग्राउंड में मार्क करने के लिए हम हर जगह क्या लगा देंगे? हम हर जगह वुडन पैग लगा दें? अभी अभी बताया, सबका यूज बताता जा रहा हूं। वुडन पैग मार्क कर दें सभी ग्राउंड में, ए बी सी और डी में। चैन सर्वे में जो लाइन आपके मेन स्टेशंस को कनेक्ट करती है, चैन सर्वे में जो लाइन आपके मेन स्टेशंस को कनेक्ट करती है, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मेन लाइन। द लाइन विच इज ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग द मेन स्टेशंस इज नोन एज द मेन लाइन। क्लियर है? बताओ भाई मेन लाइन क्या होता है? क्लियर है? तो 3-4 तरीके की लाइन है जिनकी स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी एरिया हमें सर्वे करने के लिए दिया गया है, जहां का भी डेटा हमें कलेक्ट करना है, हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसकी हेल्प से हम इस पूरे एरिया को लगभग लगभग 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर पाए। तो एक लाइन आप यहां पर जरा ध्यान से डायग्राम में देखेंगे तो यू विल फाइंड अ लाइन लाइक दिस। ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग बेस लाइन। अब इस बेस लाइन की खासियत क्या है जरा ये समझो। इस बेस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जरा इस बात को समझो।
बेस लाइन पूरे चयन सर्वे में सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी, और साथ ही साथ बेस लाइन जो होगी वो पूरे एरिया को, जिस एरिया का आपको सर्वे करना है, उसको लगभग लगभग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी डिवाइड द एरिया इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। These are the characteristics of the baseline. These are the characteristics of the baseline. तो भैया मेन लाइन क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है, क्लियर हो गया। मेन लाइन क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है, क्लियर हो गया। ये दो लाइनें और होती है, एक होती है टाई लाइन, और एक अगली लाइन जो होती है वो होती है चेक लाइन। टाई लाइन और चेक लाइन, अब जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप इस बेस लाइन से मुझे इस बिल्डिंग के इस पॉइंट को लोकेट करना है। मान लो ये पी पॉइंट है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, ये डिस्टेंस मेजर कर लेता हूं x, और ये एंगल मेजरमेंट कर लेता हूं 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं बेटा ऑफसेट। अगर मैं इस डायरेक्शन में सर्वे कर रहा हूं तो कहना है इसे दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना। This is going to be the longitudinal direction if we are moving like this. This is the longitudinal direction movement, yes or no? अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे जो भी मेजरमेंट होंगे, क्या मैं उनको बोल सकता हूं वो लेटरल मेजरमेंट होंगे? इस लाइन के 90 डिग्री पे जितने भी आप मेजरमेंट करेंगे, क्या मैं उनको लेटरल मेजरमेंट बोल सकता हूं? क्या मैं उनको लेटरल मेजरमेंट बोल सकता हूं, यस और नो? बताइए बेटा। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जितने भी लेटरल मेजरमेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। जरा समझना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी सर्वे लाइन है और आपने ये पॉइंट मेजर किया है एट एंगल ऑफ परफेक्ट 90 डिग्री इस पी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो इस मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे ऑफसेट। ये जो एक्स मेजरमेंट होगा दैट इज द ऑफसेट। और अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट है तो अभी भी ये लेटरल मेजरमेंट ना, क्योंकि ये आपकी सर्वे लाइन है और ये है तो अभी भी इस पी पॉइंट को लोकेट करने के लिए किया तो आपने अभी भी लेटरल मेजरमेंट ही है ना। बट एज दिस एंगल इज नॉट परफेक्ट 90 डिग्री, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। तो ऑफसेट भी दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले समझ लो ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट आर द लेटरल मेजरमेंट। ऑफसेट आर द लेटरल मेजरमेंट, जो भी हमारी डायरेक्शन ऑफ सर्वे है उसके लेटरल डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए या किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ऐसे मेजरमेंट को हम ऑफसेट बोल सकते हैं। अगर वो लेटरल परफेक्ट लेटरल मेजरमेंट है, मतलब एंगल जो है वो परफेक्ट 90 डिग्री है, इफ दैट इज द परफेक्ट लेटरल एंगल, परफेक्ट लेटरल मेजरमेंट, एंगल इज परफेक्ट 90 डिग्री, फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म ऑफसेट। और अगर लेटरल मेजरमेंट तो है लेकिन एंगल परफेक्ट 90 डिग्री नहीं है, लेटरल मेजरमेंट तो है लेकिन एंगल परफेक्ट 90 डिग्री नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। क्लियर है? तो इसीलिए आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे जिनकी हेल्प से आप 90 डिग्री एंगल्स को मेजर कर पाए। तो क्रॉस, स्टाफ, प्रिज्म, स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग चैन सर्वे में यूज करते हैं और जिसकी हेल्प से हम लोग 90 डिग्री या लेटरल मेजरमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बात सभी को? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? अरे कुछ नहीं नोट करना भाई, केवल कुछ नहीं नोट करना अभी।
बिल्कुल बेस लाइन भी मेन लाइन है, लेकिन हर मेन लाइन बेस लाइन नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बेस लाइन है वो भी तो मेन स्टेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे सवाल भी आपको किसी किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि एवरी बेस लाइन इज अ मेन लाइन। हर बेस लाइन मेन लाइन जरूर होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर मेन लाइन बेस लाइन नहीं होगी, क्योंकि बेस लाइन के लिए कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिस्कस की हैं। इट शुड बी द लॉन्गेस्ट लाइन, it should be the longest line, and it should divide the entire area into the two approximately equal part. It should divide the entire area in approximately two equal part. तो एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उनके यूज के बारे में बातचीत कर रहे थे। चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला ये आपकी एक सर्वे लाइन है, येलो वाली बेस लाइन है, इसी के अलोंग हम सर्वे करते हैं। अब मुझे इस बिल्डिंग का ये पॉइंट पी लोकेट करना है, तो मैंने लेटरल मेजरमेंट परफॉर्म किया और इस ऑब्जेक्ट को या इस पॉइंट पी को सर्वे लाइन से कनेक्ट कर दिया। अरे टाई करना, कनेक्ट करना, जोड़ना एक ही तो बात है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी भी डिटेल आप लोकेट करना चाह रहे हैं, उनको अगर हम अपने सर्वे लाइन से कनेक्ट करते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये मैं कनेक्ट कर दूं सर्वे लाइन से, तो ये भी तो टाई लाइन हो जाएगी, ये भी तो टाई लाइन हो जाएगी। यस और नो? द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द सर्वे लाइन। और एक लास्ट में एक लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक लाइन। देखो, सर्वे का प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट करो या कम से कम दो रेफरेंस पॉइंट ले। अगर हम चार इंडिपेंडेंट मेजरमेंट की हेल्प से या चार रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करें, तो क्या गलती हो जाएगी? भैया एटलीस्ट क्या बताया गया था प्रिंसिपल में कि अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो कम से कम दो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट लीजिए या कम से कम दो पॉइंट का रेफरेंस लीजिए। आप ज्यादा इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ले रहे हैं दो से, आप ज्यादा रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं दो से, कोई दिक्कत नहीं, उस केस में आप अपनी एक्यूरेसी को और इंप्रूव कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन अगर दो से कम पॉइंट का रेफरेंस लोगे या दो से कम इंडिपेंडेंट मेजरमेंट करोगे, तो हमें जरूर दिक्कत है, तो आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। यही तो मतलब था ना मेरे भाई, यही तो मतलब था ना। यस और नो? बताओ भाई, यही तो मतलब था ना। यस और नो? तो अगर आप अपने जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करना चाह रहे हैं और उसके लिए कुछ एडिशनल मेजरमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशनल रेफरेंस पॉइंट अगर आप ले रहे हैं, तो ऐसी जो भी लाइन होगी जिस लाइन का यूज कर रहे हैं हम लोग अपने सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए, चैन सर्वे में ऐसी लाइन को चेक लाइन बोला जाता है। चैन सर्वे में ऐसी हर लाइन को जिससे हम अपने सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चेक लाइन। इट मे बी एनी लाइन फ्रॉम एनी रेफरेंस। तो ये चार तरीके की लाइन थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल आपके किसी किसी एग्जाम में आ जाते हैं, ईएस एग्जाम में आ सकता है, but obviously these are not as much important from your gate point of view, but as we are covering this subject as in a general way, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए यूजफुल हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ब्रीफ में इसका डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। क्लियर है? चलिए, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेन सर्वे स्टेशन या मेन लाइन। मेन सर्वे लाइन के बारे में डिस्कशन कर लिया, चेक लाइन या इन्हीं को बोलते हैं प्रूफ लाइन,
ऑफसेट के बारे में डिस्कस कर लिया, ऑफसेट क्या होता है, ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है, टाई लाइंस क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है। अभी इतने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो देखो चैन सर्वे में क्या करते हैं, टाई बताना है सर एक बार। टाई मतलब किसी भी डिटेल को सर्वे लाइन से कनेक्ट करने वाली लाइन, किसी भी फीचर को, किसी भी डिटेल को सर्वे लाइन से कनेक्ट करने वाली लाइन, जोड़ने वाली लाइन को हम लोग टाई लाइन बोलते हैं। तो अब जैसे कोई बड़ा सा एरिया है, जैसे कोई बड़ा सा एरिया है, अब इसका सर्वे करने के लिए मैंने क्या करा, इस पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करके कवर कर लिया। सर्वेइंग के इस तरीके को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। सर्वेइंग के इस तरीके को जब हम लोग किसी बड़े से एरिया का सर्वे करने के लिए उस एरिया को स्मॉल स्मॉल, अभी तो आपने पढ़ा था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ऑफसेट लाइन चेक लाइन हो सकती है, ऑफसेट लाइन चेक लाइन हो सकती है, ऑफसेट लाइन टाई लाइन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ऑफसेट लाइन कैन बी चेक लाइन, कैन बी चेक लाइन, कैन बी टाई लाइन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जांगरा साहब। तो मैंने क्या बोला बेटा कि जब आप पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और हर एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल को मेजर करते जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग पूरे एरिया को कवर कर लेंगे, जिसको आपने बोला था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सर्वेइंग के इस तरीके को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलेशन। कल इसके बेसिस पे हम लोगों ने सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन भी किया था, अगर आपको याद हो, बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ द सर्वेइंग। तो वहां पर था ट्रायंगुलेशन। जब कभी भी आप ट्रायंगुलेशन कर रहेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जब कभी भी पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तो आइडियल ट्रायंगल कंडीशन क्या है कि ये तीनों एंगल सेम हो 60 डिग्री के। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप हमेशा पूरे एरिया को इसी तरीके के ट्रायंगल्स की हेल्प से डिवाइड कर पाए। ऐसा भी हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हमारे पास दो तरीके के ट्रायंगल है, एक होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल और एक होता है इल कंडीशन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो, ध्यान से सुनना, जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो, थीटा शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एंड थीटा शुड नॉट बी लेस देन ग्रेटर देन 120 डिग्री। If any angle of the triangle is not less than 30 degree and not greater than 120 degree, ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग बोलते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल। और जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एंगल इनकी रेंज में है, 120 से ज्यादा है या 130 से कम है, तो इस तरीके के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इल कंडीशन ट्रायंगल। तो जब कभी भी आपको केवल यहां पर एक बात ध्यान रखनी कि जब कभी भी हम लोग ट्रायंगुलेशन करते हैं, जब कभी भी हम लोग ट्रायंगुलेशन करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे ट्रायंगल्स कैसे हों, वेल कंडीशन ट्रायंगल या फिर इल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल या फिर इल कंडीशन ट्रायंगल, आप ही बता दो। ऑल द ट्रायंगल शुड बी वेल कंडीशन ट्रायंगल और द इल कंडीशन ट्रायंगल। बस ये केवल ये कंडीशन आपको याद रखनी है। एनी एंगल ऑफ द ट्रायंगल शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो आई होप ये चैन सर्वेइंग के बारे में कुछ बेसिक टर्म हम लोगों ने डिस्कस किए, ये सभी टर्म क्लियर हैं सभी को। तो एज सच अगेन आई एम सेइंग, स्पेशली फ्रॉम गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट थोड़ी सी जानकारी हमें चैन सर्वे के लिए होनी चाहिए। कौन कौन सी लाइंस होती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बातें आपके साथ डिस्कस की। तो अभी हम लोग लीनियर मेजरमेंट के डिस्कशन को अपने कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे स्केल का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी जो हमें बात करनी है स्केल के बारे में। और स्केल के बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि चैन सर्वे में या टेप सर्वे में कौन कौन सी एरर होती हैं। ठीक है, ठीक है।
और कौन कौन से आपके उसको करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं। तो वी विल सी एरर्स एंड करेक्शंस इन द चैन और टेप सर्वे इन द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, चेक लाइन का पर्पस होता है अपने सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को चेक करना, क्रॉस चेक करना। क्लियर है बेटा? तो ये इस क्लास का डिस्कशन था, और अगला डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे 8:30 PM पे। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। वी आर गोइंग टू कनेक्ट एट 1:30 PM। केवल हेडिंग हेडिंग नोट करना, जैसे एसओ सीरीज रिक्वायर्ड फॉर द चैन सर्वे, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे, पूरी कहानी नोट नहीं करनी है। अभी सवाल लगाओगे समझ में आ जाएगा, आदर्श परेशान मत हो। क्लास के बाद जब सवाल लगाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। सर कुछ नोट नहीं किया है, रिवाइज कैसे करेंगे? जस्ट नोट द की पॉइंट ओनली। जैसे मैंने बताया क्लिनोमीटर है, तो क्लिनोमीटर के आगे बस आपको ये नोट करना है कि क्लिनो, मैं अपने नोट शेयर कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो आई विल शेयर द नोट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा, मेरे खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं। अब खुश है? अब खुश हो? अब ये नहीं कि वो नोट्स आगे देख देख के हीरो बनो, फिर ये मत करना, उससे तुम्हारी लॉस है। कि मैं तो आपको एक साथ नोट शेयर कर दूंगा, फिर आपको पता सर कल ये पढ़ाएंगे, फिर हम स्मार्टनेस दिखाएंगे, फिर तुम्हें पता है क्या होगा। समझ रहे हो? तो उससे लॉस तुम्हारी, समझ तुम पाओगे नहीं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है क्षितिज सर PW। तो जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो रेफरेंस के लिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।